ओके, तो बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर टू पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 2। और आपको पता है इसका नाम क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये हमने लास्ट डिस्कस किया था कि भाई इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और मैंने उस लेक्चर में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिल्कुल क्लियर करवा दिया, कहीं पे भी कोई आपका डाउट नहीं रहा, बिल्कुल बढ़िया से आपको तैयारी करवा दी। आज हम देखने वाले हैं उसका नेक्स्ट पार्ट आगे। अब देखिए, आप लोग इसको चैप्टर 1 से कंपेयर कीजिए। चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले चार्ज पढ़ा था। अब चार्ज पढ़ने के बाद क्या हुआ कि देखो भाई, चार्ज पढ़ लिया आपने अच्छे से, आपको चार्ज आ गया समझ में। अब क्या होता है कि वो उस चार्ज के तरीके अलग अलग होते हैं कि भाई चार्ज है कहाँ पे। तो एक तो चार्ज पॉइंट था, पॉइंट चार्ज, फिर डाइपोल बन गई, एक प्लस हो गया, दूसरा माइनस हो गया, फिर सिस्टम ऑफ चार्ज हो गए, यानी 2 4 5 6 बहुत सारे चार्ज आ गए, इकट्ठा हो गए। और उसके बाद कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे या एरिया पे या फिर वॉल्यूम के ऊपर, ऐसे हमने अलग अलग 1 2 3 एंड 4 4 पार्ट में अलग अलग चार्ज हमने देखे थे। यस सर, चार्ज जो है पॉइंट भी हो सकता है, डाइपोल भी हो सकता है, सिस्टम ऑफ चार्ज भी हो सकते हैं हमारे पास, और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी हो सकता है। इनके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने बेसिक इक्वेशन जो बनाया था वो था बच्चों फोर्स अपॉन चार्ज। यस और नो? फोर्स अपॉन चार्ज, इसमें हमने क्यू नॉट लिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक इक्वेशन था। इस बेसिक इक्वेशन का हमने यूज किया और पॉइंट चार्ज की फील्ड निकाली, फिर डाइपोल की फील्ड निकाली, फिर हमने किसकी निकाली? सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, और लास्ट में हमने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, उसके कारण फील्ड निकाली। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये थी, याद होगा आपको, Q अपॉन R², इसका इक्वेशन है। फिर इसी का यहाँ पे यूज हुआ, यहाँ पे यूज हुआ, और यहाँ पे भी इसी का यूज हुआ। यानी पहली वाली जो मिलती है वो इंपॉर्टेंट है, और पहला जो है वो बेटा कौन सा है? पॉइंट चार्ज। चार्ज जो है एकदम पॉइंट होता है, बहुत छोटा होता है। अब यही बात हम लोग किस में करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 2 में। कहां पे करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 2 में बात करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 2 में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखेंगे। सबसे पहले किसके कारण देखेंगे? पॉइंट चार्ज, फिर किसके कारण? डाइपोल, फिर किसके कारण? सिस्टम, और फिर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? बोलो, जर्नी समझ में आ रही है? यही हमारी जर्नी रहेगी बेटा। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूं। यस, बिल्कुल साफ सफाई है, बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहला पार्ट और पहला भाग क्या है इस जर्नी का? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, 2.3 ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, बेसिक से चलेंगे। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज और यूनिट चार्ज, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये पोटेंशियल की डेफिनेशन के हिसाब से। ओके, यानी वर्क अपॉन चार्ज, इसको हटा देते हैं तो मान लो वर्क अपॉन चार्ज हो गया, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर ले तो इसकी वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग? +1 कूलम। ठीक है, वो डेफिनेशन। अब हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी वर्क से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वर्क कैसे आता है वो भी आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बस ये वही तरीका चलने वाला है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, समझनी है। देखो बात, तो सबसे पहले जिसके कारण
हमें पोटेंशियल चाहिए, वो तो लीजिए। तो वो लेते हैं भाई। यहाँ पे मैंने ले लिया एक पॉइंट चार्ज जो है प्लस क्यू, जो है प्लस क्यू हमारा पॉइंट चार्ज। अब ये चार्ज जो है पॉइंट चार्ज हमारा प्लस क्यू, इसके कारण आसपास के एरिया में फील्ड जनरेट होगी, और वो फील्ड के कारण अगर किसी दूसरे चार्ज को उस फील्ड में आना है तो वर्क करना पड़ेगा, और पर यूनिट चार्ज वो वर्क कितना है उसको हम पोटेंशियल बोलेंगे। समझ में आया? तो इस क्यू चार्ज की फील्ड के अंदर एक पॉइंट आप समझिए, पी पॉइंट कितनी पोजीशन पे है? आर पोजीशन पे। इसको कौन सी पोजीशन पे आप मानोगे बेटा? ये मान लो ओरिजिन। क्या मान लो? ओरिजिन। आप कहां से लेके आ रहे हो? तो आप इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो। डेफिनेशन के हिसाब से हमें कहां से आना है? हमें इनफाइनाइट से आना है। बट डेफिनेशन एक जगह है और रियलिटी दूसरी जगह है। रियलिटी में आप इनफाइनाइट पे तो जाने ही नहीं वाले। मैं आपको बोलूं कि बताइए इनफाइनाइट कहाँ है, तो आप मुझे एक नंबर दीजिए बड़ा सा, बहुत बड़ा। आप कहोगे चलिए ये इनफाइनाइट है, यानी इसका मीनिंग मैं अगर आपको उसमें उस नंबर में +1 कर दूं तो ये तो नेक्स्ट हो गया, यानी इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइंड। इसकी डेफिनेशन ही नहीं, कहाँ है? बहुत दूर है। ठीक है, तो वहां पे कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो हम एक फील्ड के नजदीक वाला रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। कितना दूरी पे है वो? r' दूरी पे है। कितनी दूरी पे है बच्चों? r' दूरी पे। इस पॉइंट का नाम आप मान लो कैपिटल R, तो भी चलेगा, कोई भी नाम मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनफाइनाइट से लाने के बजाय हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी क्यू को R से लेके आते हैं P पे, या कहीं थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करवाते हैं, फिर हम इंटीग्रेशन कर देंगे इनफाइनाइट से P के लिए। ये हमारी स्टेप रहेगी। समझ में आ गया कि? बोलो, मैसेज करो, समझ में आ रहा है बच्चों? कहानी समझ में आ रही है? इनफाइनाइट से P के लिए हम लोगों ने एक मिड पॉइंट पे, कहीं पे मिड वे में कहीं पे एक पॉइंट ले लिया R, और वहां से हम लोग थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और उसके लिए हम वर्क फाइंड करेंगे, और उस वर्क के ऊपर से हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे इनफाइनाइट से P। तो P पे लाने के लिए हमें वर्क मिल जाएगा, यानी छोटा सहारा लेंगे और बड़ा काम करेंगे। ठीक है, तो छोटा सा सहारा ये है, हम इस पॉजिटिव चार्ज को इस पोजीशन से इस डायरेक्शन में कितना चलाते हैं भाई? मान लीजिए डेल्टा R' जितना लेके आते हैं यहाँ पे। अब देखिए, समझिए मेरी बात। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा यहाँ पे बेटा, क्योंकि हमें वर्क फाइंड करना है तो फोर्स पहले फाइंड करने पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन प्लस क्यू एंड स्मॉल क्यू इजिकल्स टू +1 कूलम। आप लिखोगे F इजिकल्स टू वेक्टर कर रहा हूं 1/4πε की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? ε0 की जगह मैं K लिख रहा हूं। Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये Q है, Q1 है Q और Q2 है 1 अपॉन R²। इन दोनों का बीच का जो दूरी है वो है R' का स्क्वायर। अब इस फोर्स की डायरेक्शन आप देखिए, तो बताइए रिपल्सिव या एट्रैक्टिव? ये क्यू और ये स्मॉल क्यू के बीच का जो फोर्स होगा वो कैसा होगा बताइए? रिपल्सिव या एट्रैक्टिव? दोनों की पोलैरिटी कैसी है? सेम है, इसीलिए वो रिपल्सिव रहेगा। रिपल्सिव का मतलब आ जाएगा इधर R' का कैरेट इसी डायरेक्शन में रहेगा। जो R' की डायरेक्शन है यहां से, उसी डायरेक्शन में ये फोर्स रहेगा R' कैरेट। बोलो पक्का? अब हम लोग क्या कर रहे हैं ये ध्यान से देखिए और समझिए। हम लोग इसको थोड़ा सा चला के लाते हैं, तो वर्क डन, और वी कैन से स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन, स्मॉल ही लिख देता हूं, स्मॉल
वर्क डन इन मूविंग डेल्टा आर डैश डिस्टेंस, डेल्टा आर डैश जितना डिस्टेंस मूव करवाने के लिए छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क रहेगा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू नेचुरली जो डेफिनेशन है फोर्स डॉट डेल्टा आर डैश। अब आप कहोगे सर आपने ये इक्वेशन क्यों लगाया, हालांकि आप इतना डाउट नहीं क्रिएट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि मैं सिंपली आपको बता रहा हूं, पर मैं फिर भी आपको कंसेप्ट के लिए डाउट बताता हूं कि सर ये तो कांस्टेंट फोर्स का इक्वेशन है, हमें तो वेरिएबल फोर्स का इक्वेशन चाहिए। बात तो सही है, ये तो कांस्टेंट फोर्स का इक्वेशन, यहाँ पे तो फोर्स वेरिएबल है, जैसे आर चेंज होगा वैसे फोर्स चेंज होगा। पर हमने क्या मान लिया, डेल्टा आर डैश जितनी छोटी दूरी पे आप फोर्स कांस्टेंट है ऐसा मानो, फोर्स कैसा है, कांस्टेंट। अच्छा एफ डेल्टा आर डैश कॉस, ये तो पता है ना, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, तो एफ डॉट डेल्टा आर डैश एफ डेल्टा आर डैश कॉस थीटा। अब बताइए एफ है इधर, डेल्टा आर डैश है इधर, उनके बीच का एंगल कितना, एफ है इधर, डेल्टा आर डैश है इधर, इनके बीच का एंगल कितना, बेटा बोलो बताओ, इनके बीच का एंगल कितना, यस 180। तो हमें डेल्टा डब्ल्यू मिलेगा बेटा, डेल्टा डब्ल्यू क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, एफ की वैल्यू लिखते हैं हम लोग के क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर, वैल्यू बोला, ये वैल्यू है बेटा, यहां पे वैल्यू लिखनी है, डेल्टा आर डैश एज इट इज एंड कॉस 180 यानी माइनस। ये बेसिक है बेटा, कई बच्चे पूछेंगे या नेक्स्ट में मैं इसको सिंपली भी प्रूव कर सकता हूं, बट ये बेसिक है, बेसिक हमेशा याद रखना चाहिए क्योंकि उसका यूज कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, ये बेसिक आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल बोर्ड के तरीके से आपको बता रहा हूं। अब हमें क्या करना है, हमें तो ये बताना है कि ये फोर्स कांस्टेंट है, पर हमने जो डिस्टेंस लिया डेल्टा आर, ये थोड़ा सा बहुत ही वेरी स्मॉल नहीं है, वेरी स्मॉल है बट वेरी स्मॉल नहीं, बहुत छोटा नहीं है, जीरो के नजदीक नहीं है, इसीलिए मैथ्स में उसका हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमें डेल्टा आर डैश टेंड्स टू क्या करना पड़ेगा, जीरो, बहुत छोटा लेना पड़ेगा, तभी तो फोर्स कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये फोर्स जो है ये आर पर डिपेंड कर रहा है, और डिस्टेंस अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगा, यानी वेरिएबल फोर्स का इक्वेशन आएगा। बट हम बहुत ही छोटा ले लें तो फोर्स कांस्टेंट मान लेंगे, एंड एक और चीज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी, और यहां आप बोल सकते हो आर पोजीशन, पी की पोजीशन कौन सी है बेटा, आर पोजीशन। हम लोग इंटीग्रेशन भी कर देंगे इनफाइनाइट टू पी, इंटीग्रेशन भी कर देंगे इनफाइनाइट टू पी, बोलो क्लियर। तो टोटल वर्क हमें क्या मिलेगा मेरे बच्चों, माइनस के क्यू इज कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर डैश स्क्वायर। बताओ डेल्टा लिखूं या डी, क्योंकि अब आपने क्या ले ली है, लिमिट, और जो डेल्टा आर डैश है वो बहुत स्मॉल है, जीरो के नजदीक है, और मैथ्स में जो चीज जीरो के नजदीक होती है उसके लिए डेल्टा की जगह डी आर डैश लिखा जाएगा, और लिमिट इनफाइनाइट टू आर या पी, पर यहाँ पे आर भी लिखना पड़ेगा ना, डिस्टेंस आर, पी इज द पॉइंट एंड आर इज द डिस्टेंस, सो दैट वी हैव टू राइट आर। ओके, क्लियरिटी है कि नहीं बेटा, क्लियरिटी है कंप्लीटली, बिल्कुल कहीं पे कोई डाउट क्रिएट नहीं होगा। अब आपका इंटीग्रेशन जो हमने पहले देखा हुआ है, इंटीग्रेशन वही इंटीग्रेशन अब आ रहा है, इंटीग्रेशन अब आ रहा है। तो बेटा इंटीग्रेशन जो आ रहा है इसका क्या कमाल दिखाते हैं, देखिए बच्चों कमाल क्या है वो देखो कि भाई माइनस के क्यों, इंटीग्रेशन रहेगा -1 अपॉन आर डैश, लिमिट है इनफाइनाइट टू आर, इनफाइनाइट टू आर। चलो ठीक, अब ये कैसे आया वो बता देता हूं, कई बच्चे भूल गए होंगे,
तो 1/r' का r स्क्वायर लिखो चाहे r' इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि r का स्क्वायर ऊपर आ गया, इंटीग्रेशन, और ऊपर आया तो प्लस का क्या हो गया, माइनस। अब यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा। कौन सा रूल लग जाएगा, पावर रूल। तो भाई क्या हुआ, -2 + 1 एक पावर इंक्रीज और वही पावर नीचे आ जाएगी। अब बताओ क्या सॉल्यूशन आएगा ऊपर, r⁻² -2 + 1 -1 नीचे -1, तो फाइनली वी कैन राइट r नीचे चला जाएगा क्योंकि -1 पावर है, तो 1/r और ऑलरेडी नीचे माइनस है तो -1/r। बोलो समझ में आया, यस और नो बेटा, हाँ कि ना, मैसेज करो यस बिल्कुल। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, तो जितनी पावर है उससे कम करके माइनस लिखो और यहां पे भी वही r की पावर बन जाएगी, एक कम कर देना है। देखो यहां पे r³ होता तो यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 2, आंसर ओ नीचे, यहां पे नीचे आएगा -1, यस हमारा आंसर आएगा -1/r² पर 2 नीचे आएगा 2, यस। देखो ध्यान से मैं बताता हूं आपको, इसका शॉर्टकट ऐसे याद रखो, 1 जो भी पावर है -1 जो भी पावर है उसका एक कम करना है और r की वही पावर लिखनी, तो 3 का 2 और यहाँ पे 2 आगे आंसर शॉर्टकट बन गया। वो डिफरेंशिएशन वाले में एंट्री मार दी थी, पर यहाँ पे इंटीग्रेशन का शॉर्टकट है। समझ में आया कि नहीं, -1/r की जितनी पावर है उससे एक कम करके लिखो और वही पावर यहाँ पे लिखो। समझ में आया, हाँ कि नहीं। यहाँ पे देखो 1/r² है तो -1/r की कितनी पावर है, 2, और 2 को एक कम कर दो तो क्या हो जाएगा 1, और r वही पावर यहाँ पे लिखनी 1 × r⁻1। समझ में आया। अब यहाँ पे 3 पावर है तो 3 से 1 कम कर दो, 2 यहाँ पे लिखा और r की पावर वही 2 यहाँ पे आ जाएगी, डन। तो ये शॉर्टकट तरीका इंटीग्रेशन का आपको मैंने बता दिया, घबराना नहीं है, शॉर्टकट बन गया। इसका नोट बना लेना कि हाँ भाई यहाँ पे शॉर्टकट है, सिंपल। चलो ठीक, अब देखो माइनस को अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो KQ प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं लिमिट रख रहा हूं 1/r -1/∞। मैंने ये माइनस तो बाहर ले लिया तो 1/r' बचेगा, उसमें लिमिट रखेंगे अपर माइनस लोअर। चलो क्लियर, आगे ना बेटा, यस। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं KQ, अब 1/∞ तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा KQ/r। इसी वर्क को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं, इसी वर्क को पोटेंशियल बोलते हैं, क्योंकि चार्ज की वैल्यू कितनी है, यूनिटी। हाँ, चार्ज की वैल्यू अगर यूनिटी ना होती तो ये वर्क हो जाता, पर ये वर्क जो है उसमें चार्ज की वैल्यू कितनी है, यूनिटी 1 कूलम, तो इसीलिए पर यूनिट चार्ज हो गया है ये, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल। बोलो समझ में आया, हाँ कि ना, बिल्कुल सरल तरीका। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे V इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये ऑब्जर्वेशन आपका रहेगा। ये ऑब्जर्वेशन आपको क्या बता रहा है बच्चों, इफ चार्ज वैल्यू ऑफ चार्ज इंक्रीजेस देन पोटेंशियल ड्यू टू दैट इंक्रीजेस, and similarly if the distance of the point P from the charge increases potential decreases। स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका। अब आगे चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपैरिजन करते हैं बढ़िया से, सरल तरीका, बढ़िया तरीका, बिल्कुल आप कंपैरिजन करोगे अच्छे से, आपको मजा आ जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो इसमें
हमें एक और बात समझनी है। अब यहाँ पे इसको हटा देता हूं मैं, समझिए बात। समझ गए ना, बिल्कुल तरीका तो आप समझ गए। एक अलग बात और करनी है, यहाँ पे ग्राफिकल मेथड की बात कर लेते हैं। कुछ ग्राफ वगैरह आएगा इसमें। ग्राफ आने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो पहले मैं आपको बेसिक से बता देता हूं। जो हमने देखा है इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर देखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, और अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये तीनों इक्वेशन आपको आने चाहिए। यहां पे आप लिखते हो कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहां पे हम लिखते हैं कि Q अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पे अब हम लिख रहे हैं पॉइंट चार्ज के लिए KQ अपॉन आर। तो इसकी तो बात ठीक है, पर ये दोनों में कंपैरिजन बनता है भाई, क्योंकि ये 1 अपॉन आर स्क्वायर है और ये 1 अपॉन आर। इसका भी कंपैरिजन कर लेते हो, पर ये दोनों चीजों का कंपैरिजन क्यों होना चाहिए बताइए, बोलो, इसका क्यों नहीं? एनसीईआरटी ने सिर्फ इनका ही कंपैरिजन बताया है, इनका नहीं बताया है ग्राफ में। क्यों इसका नहीं बताया? क्योंकि इसमें 2 पॉइंट चार्ज है। ये सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण पैदा होती इफेक्ट है, जनरेट होती हुई इफेक्ट है, इसीलिए इनका कंपैरिजन। आप यहां पे भी कंपैरिजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम दो जो E और V है इन दोनों की बात करने वाले हैं। चलिए तो ग्राफ बनाते हैं और समझते हैं उसको, क्यों ऐसा बना वो समझते हैं। आइए, यहाँ पे बन जाएगा जगह हमारे पास इतनी सफिशिएंट है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का एक ही साथ ग्राफ बनाने वाले हैं। किसका? E और V का। अब आपको समझना ये ग्राफ कैसे बन रहा है। तो पहले मैं यहां से ये जो ज्यादा मैं अगर कर्व ले रहा हूं, ठीक है, और ये इस तरह से मैंने इधर ड्रॉ कर दिया, तो बताइए कौन सा V है। मैं यहां पे नंबर लगा देता हूं 1 और 2। बताइए कौन सा V का है और कौन सा E का है। पहले E के लिए मैसेज करो, E का कौन सा ग्राफ है, 1 वाला या 2? बताइए E का ग्राफ कौन सा? 1 वाला। राइट आंसर है, क्योंकि E ज्यादा घटेगा बेटा। क्यों ज्यादा घटेगा? क्योंकि E के इक्वेशन में 1 अपॉन आर स्क्वायर आता है, R का स्क्वायर है। तो जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा E जल्दी से घटेगा और R V धीरे से घटेगा, क्योंकि उसके इक्वेशन में सिर्फ R है। तो ये जो है ग्राफ, ये पोटेंशियल का है। ये जो ग्राफ है बेटा, ये पोटेंशियल का है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू है ये 1 की है और यहाँ पे 0.5 है। इस तरह से आपको बढ़ता रहेगा। पर एक क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने ये डिस्टेंस आपको बताया। ये तो समझ में आ गया कि कौन सा जल्दी से घटेगा, E वाला, और ये भी समझ में आ गया V का जो ग्राफ है वो धीरे से डिक्रीज होगा, क्योंकि इसमें 1 अपॉन आर और इसमें 1 अपॉन आर स्क्वायर। बट यहाँ पे ये जो क्रॉस हो रहे हैं, एक तो क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे, दूसरी बात E इधर क्यों लिखा, V इधर क्यों लिखा, ये दो बातें आपको मन में एक घर कर जाती है। हालांकि इसको रट्टा भी लगा लेते हैं हम लोग, बट कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक बात बता, आप देखो कि भाई पहला केस जो R की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं R की वैल्यू 0.5, जो इजी है। तो इसके दौरान कौन बड़ा होता है, E बड़ा होता है या V बड़ा होता है? यानी R की वैल्यू सेम वैल्यू के लिए कौन बड़ा होता है? तो आप कहोगे अगर R की वैल्यू सेम ले लें तो आप कहोगे V बड़ा होता है, जैसे मैसेज आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। देखिए मेरी बात समझिए, हाँ ऐसा नहीं है। देखो कैसे, देखो समझो। मैं यहाँ पे E और V का रेशियो लेता हूं, जो बड़ा होगा वो पता चल जाएगा। तो मैं E और V का रेशियो लेता हूं, तो E लिखा जाता है KQ अपॉन आर स्क्वायर और V लिखा जाएगा KQ अपॉन आर। तो ये फाइनली क्या मिलेगा,
1/r मिलेगा, क्योंकि देखो के क्यू कट हो गया 1/r², 1/r, तो एक r कट होके 1/r हमें मिलेगी। इसको लिखेंगे हम 0.5 वैल्यू r की और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 आंसर। तो हम कह सकते हैं E इज 2v, तो E इज ग्रेटर देन v। समझ में आया? फॉर अगर ये देखो आपको ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, assertion and reason। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सेम पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन पोटेंशियल, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इस रेंज के लिए ग्रेटर देन मिलेगा। देखो अगर मैं दूसरी रेंज ले लेता हूं, r इज 1 ले लेते हैं हम लोग। क्या ले लेते हैं बेटा? r इज 1, तो हमारा E/v इज जो 1/r आ रहा है वो आ जाएगा 1, और आप लिखोगे E इज v फॉर द गिवन चार्ज। ये भी लिख रहा हूं यहाँ पे ऊपर, फॉर गिवन यानी फिक्स्ड पॉइंट चार्ज। एक फिक्स पॉइंट चार्ज अगर आप ले रहे हो तो बच्चों ये आपको ध्यान में रखना है कि फिक्स अगर पॉइंट चार्ज कर दिया तो E और V सेम भी आ सकते हैं, E बड़ा भी आ सकता है, और थर्ड जो बात हमारे दिमाग में बैठी हुई है वो हो क्या है? R इज ग्रेटर देन 1 है, यानी R की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं तो क्या होगा? कौन बड़ा आएगा? E/v इज 1/r यानी 1/2, तो हमारा आंसर मिल जाएगा v इज 2e। यहाँ पे v इज ग्रेटर देन, इसको बॉक्स नहीं बनाते, चलो समझ जाओ, इसको बॉक्स नहीं बनाते, मैं सिर्फ वही बॉक्स बना रहा हूं जो आपको याद रखना है, ठीक है? v इज ग्रेटर देन e। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ के ना? मैसेज करो, यस और नो। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द गिवन चार्ज ऑलवेज लेस नहीं होगी इस ऑब्जर्वेशन से। 1/r² का ऑब्जर्वेशन आपने किया कि भाई r 1/r² है और 1/r है, तो आप अगर चार्ज की वैल्यू फिक्स दे दी आपको और आपको पूछा कौन बड़ा, तो आप सीधा ये लिख सकते हो कि v इज ग्रेटर देन e, क्योंकि आप देखोगे कि भाई e की वैल्यू 1/r² के प्रोपोर्शन में और v की वैल्यू 1/r। पर ये जल्दबाजी होगी जेई और नीट के लिए, इतनी जल्दबाजी सही नहीं है। थोड़ा सा ठहरिए और सोचिए कि अगर ऐसा डिस्टेंस होता है तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। समझ में आया? बिल्कुल क्लियर। तो ये आपको एक रेंज मैंने दे दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके सम्स करते हैं। चलिए जल्दी कीजिए। डन हो गया? मैं आ गया घूम के, परिक्रमा कर ली मैंने, जल्दी बताओ। ओके ओके यस, नाउ देयर इज अ सम। हो गया? यस, सम इन द टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड नंबर 12, चैप्टर नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1। देयर इज ए पॉइंट चार्ज 4 into 10⁻⁻7 coulomb. Yes or no? And we have to find out two things. First one, A, that is a point charge plus Q is equals to 4 into 10⁻⁻7 coulomb. ये चार्ज दिया है और इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पे एक पॉइंट दिया है r इज 9 सेंटीमीटर। उस पॉइंट पे आपको फील्ड फाइंड करे, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, समझ जाना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही है ये एट p के पास। बताइए कौन सा इक्वेशन लगेगा? पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल अभी अभी सीखे, अभी अभी पढ़े, तो अभी अभी आपको इक्वेशन आना चाहिए। कौन सा इक्वेशन लगेगा मेरे बच्चों? बताओ। के क्यू बाई आर। यस, वेरी गुड। के क्यू बाई आर। के की वैल्यू 9 into 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू
4 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन आर, आर की वैल्यू 9 सेंटी, सेंटी को लिखेंगे 10⁻², तो 9 कटेगा, 4 इंटू 10⁻⁴ कितना वोल्ट बनेगा? पावर बताओ, कितना पावर सेट हो रहा है, पावर बताओ। 9 - 7 2 ऊपर आएगा ये, तो क्या हो जाएगा 4। क्या बच्चों समझ में आया? हाँ के ना? मैसेजवा करिए, मैसेजवा, मैसेज कीजिए बेटा, मैसेज कीजिए। समझ में आया? यस बिल्कुल, KQ/R ही तो करना है, इसमें कहां तीर मारना है, सिर्फ KQ/R। चलो सुनाई दे रहा है बेटा? चलो क्लियर, यस, ओके ओके। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, समझ में आ गया सर। चलो ठीक, बढ़िया। KQ/R लगाया, आंसर लेके आ गए। सेकेंड पार्ट देखो, बी पार्ट में क्या पूछा है। बी पार्ट में देखो क्या पूछा है इन्होंने हमें। बी पार्ट में ऐसा पूछा है बेटा, ध्यान से समझिए। सेकेंड पार्ट एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, IMP एग्जाम्पल है। तरीका बिल्कुल सिंपल है, KQ/R आपको निकालना है। बट क्वेश्चन देखो क्या पूछते हैं। क्वेश्चन देखो कि भाई बी में ऐसा पूछा है, वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q = 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम एट P। P के पास ये चार्ज को लाने पे कितना वर्क करना पड़ेगा? हाँ, या कहीं से भी ला रहे हैं, पर लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? तो कैसे निकालेंगे देखिए बेटा, समझिए। W = इक्वेशन कौन सा बोलो, मैसेज करो। W = इक्वेशन कौन सा बोलो, मैसेज करो। इक्वेशन कौन सा बेटा बोलो, मैसेज करो। इक्वेशन कौन सा? W = चार्ज पता है आपको, P के पास लाना है, P का पोटेंशियल पता है। यस यस, राइट आंसर। Q इंटू Vp, Q की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10⁻⁹ और V एट P 4 इंटू 10⁴, तो आंसर आ जाएगा 4 × 8 इंटू 10⁻⁵ जूल। This is the work done in bringing this small charge at this point P. Okay? समझ में आ गया? From infinite. Okay. Now, second question. इसमें एक और क्वेश्चन है कि भाई ये जो वर्क आप कर रहे हो, वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। बट क्वेश्चन ऐसा पूछा है, ध्यान से समझिए फिर से, कि यहाँ पे जो वर्क हो रहा है, क्या वो वर्क पाथ पे डिपेंड करता है? द आंसर इज नो। वर्क इज नॉट, और इंडिपेंडेंट, डायरेक्ट लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क इज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। हाँ, वर्क इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द पाथ। यस और नो बेटा, समझ में आया? नहीं सर, नहीं समझ में। मैं मेरा ही क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा कहीं पे देखा नहीं, तो ये मैं प्रूव कर देता हूं ना अभी, क्यों चिंता कर रहे हो? वर्क यहां पे जो हो रहा है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अभी प्रूव करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो मेरे बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन? चलो समझते हम लोग, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कैसे? देखो, यहां पे इसको मैं हटा देता हूं और आपको समझाता हूं। वर्क इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द पाथ। ठीक है? कैसे? यहां पे समझते हैं। वर्क इज इंडिपेंडेंट,
डेंट ऑफ पाथ। कैसे? देखिए, ये बात मैं आपको समझा रहा हूं कैसे। वर्क इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द पाथ। कैसे 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 जल्दी से समझाता हूं, आइए। देखो, यहां पे हम लोग एक प्लस क्यू चार्ज ले रहे हैं, ठीक है, और हमें कहां से, इनफाइनाइट से कहां पे आना है, किसी पॉइंट पे, वो अलग बात है। बट मान लीजिए यहां पे एक चार्ज है क्यू, जो कितनी दूरी पे है, आर। कितनी दूरी पे है, आर। तो यहां पे आप वर्क का जो इक्वेशन लगाओगे बेटा, वर्क का इक्वेशन, तो वो वर्क का इक्वेशन क्या बनेगा, वही जो तरीका अभी देखा था हमने कि भाई वर्क इज इक्वल्स टू क्यू, और सिंपली यू कैन राइट एफ डॉट डी आर। अगर हम छोटा सा इधर चलते हैं, डी आर इधर आर पे, तो भाई यहां पे फोर्स क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स रहेगा, वो तो आपको पता ही है ना, प्लस क्यू, और ये भी प्लस क्यू, तो के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर कॉस 180। ठीक है, ये हो गया स्मॉल वर्क। समझ में आया? क्या लिखा जाएगा, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, पर आगे क्या आ जाएगा, माइनस। ये कौन सा वर्क हो गया बेटा, स्मॉल वर्क। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, मैसेज करो जल्दी से। मैंने डायरेक्टली कर दिया, वो डेल्टा वेल्टा नहीं किया, डायरेक्टली डेल्टा की जगह डी लिख के आपको समझा दिया, पर क्योंकि ये अभी अभी हमने किया है इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए बेटा। हाँ के ना, मैसेज करो जल्दी से। यस, ये तो समझ में आ रहा है सर। के क्यू फोर्स का इक्वेशन, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डी आर इज द डिस्प्लेसमेंट, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, कॉस 180 यानी माइनस आपको यहाँ पे दिखेगा। क्लियर है? अब टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कोई भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट, कोई भी टोटल वर्क फ्रॉम 2 पॉइंट, कोई भी पॉइंट R1 टू R, कोई भी दो ले लेते हैं। यहां पे मैं एक पॉइंट मान लेता हूं, जो ध्यान से देखना R1 पोजीशन पे, और दूसरा पॉइंट यहां पे मानता हूं मैं जो R2 पोजीशन पे। हम लोग दो पॉइंट मानते हैं, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2। R1 से R2 हम लेके आ रहे हैं कोई भी, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे W इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्मॉल क्यू इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। बाकी सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ये तीनों, तो बाहर निकल गए। R1 टू R2, तो माइनस के क्यू स्मॉल क्यू इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर, R1 टू R2। ये तो पता ही है ना, अभी अभी किया है, माइनस 1 अपॉन आर इसका इंटीग्रेशन, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के क्यू क्यू, ये माइनस बाहर आ गया तो प्लस कर दिया मैंने। अब लिमिट रखेंगे तो 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q फ्रॉम वन पोजीशन R1 टू सेकेंड पोजीशन R2। ओके, ये इक्वेशन है। अब देखो एक बात समझिए, हम लोग R1 1 से 2 इधर आए, मान लो हम 1 से 2 ऐसे आते तो भी पोजीशन की लिमिट तो यही रहता ना, R1 टू R2, R1 से ही R2 आ रहे हैं। मान लो हम कोई और पाथ लेते और ऐसे घूमते घूमते आते तो भी लिमिट तो 1 से 2 ही रहता और आंसर तो यही आता। इसीलिए हम लिख सकते हैं यहां पे वर्क डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ। समझ में आया बेटा? वर्क डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन पाथ, डन और नॉट। क्लियर कि नहीं? मैसेज करो बेटा। समझ में आया ना? एक छोटी सी बात है बट समझने के लिए आपको ये किस तरह से आता है वो जरूरी है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।